हेलो दोस्तों, आज हम एक और एपिसोड के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मुर्तज़ा से, जो कि न्यूरो फिजियोलॉजी में यहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं। इनकी स्टोरी जानेंगे कि वो कहाँ कैसे यहाँ पे आए, तो हाउ वाज हिज जर्नी। एक यू से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, जो चीज़ें शेयर करने के लिए आपने एग्री किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि किसी की हेल्प हो। तो ज़रा अपने बारे में बताएं और कहाँ से आपने पढ़ाई की, फिर कैसे आप इस प्रोफेशन में, फिर कैसे यहाँ पर आए। थैंक यू नोमान भाई इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मेरा नाम मुर्तज़ा है, मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है। वहीं से बेसिक पढ़ाई मैट्रिक तक की और इसके बाद इंटर तक, बल्कि फिर कराची मूव हुआ, वहाँ से बीएससी की। और इन द मीन टाइम जैसे आपको पता है कि हम नॉर्दर्न वाले कराची आते हैं, तो फिर जॉब तो हमारी नीड होती है पढ़ाई के साथ साथ। तो कई एक जगह मैंने जॉब की। वो अगर वो बैक जाऊँ तो आई थिंक फ्रॉम बुक शॉप टू ज्वेलरी शॉप टू वाटर फिल्टर कंपनीज टू लाइक वेरियस थिंग्स अलॉन्ग विद द स्टडी। सो बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद मैंने एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी में ही मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन इन द मीन टाइम मैं ई कॉमर्स वाला काम कर रहा था, जो कि अच्छा खासा एक काम था और अच्छी पे थी। एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू वर्क विद मी बैक इन दैट कंपनी, वो आस्क्ड मी कि मुर्तज़ा, आपका तो बैकग्राउंड जो है वो मोर मेडिकल है, क्योंकि आप बायोलॉजिकल साइंस के बैकग्राउंड से, लेकिन काम जो आप कर रहे हैं ई कॉमर्स का या वेब मार्केटिंग का, तो ये थोड़ा सा मिसमैच वाली चीज़ है। Why don't you go with one of the trainings kind of program जो कि AKU कंडक्ट करवा रहा है। तो उसने मुझे रिकमेंड किया, मेरे उस दोस्त का, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे एक तरह से गाइड की। और फिर मैंने AKU अप्लाई किया, न्यूरो फिजियोलॉजी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट न्यूरो फिजियोलॉजी के तौर पर। तो फर्स्ट ईयर तो मुझे शायद दैट वाज 2010, आई वाज नॉट सेलेक्टेड एंड देन आई रीअप्लाइड द नेक्स्ट ईयर, सो आई वाज सेलेक्टेड एंड देयर वाज 2 years ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और टफ ट्रेनिंग थी डेफिनेटली, एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन थी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट एंड ऑनवर्ड आई वर्कड देयर इन AKU फॉर गुड 3 years आई बिलीव एज अ न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। And then in the meantime I did masters in English literature from again as a regular student. And then I moved to UAE back in 2016 or end of 2016. I worked in UAE as again electrodiagnostic neurotechnologist for good 4 years and a half or almost 5 years, and then from there I moved to UK. Currently I'm working with one of the NHS trusts, which is BHRUT, as a highly specialized clinical neurophysiologist. अच्छा, ग्रेट। सो जब आप AKU में आपने 2 साल ट्रेनिंग की, उसके बाद फिर पाकिस्तान में कौन से लाइसेंसेज होते हैं न्यूरो फिजियोलॉजी में काम करने के लिए, या कोई लाइसेंस नहीं होता पाकिस्तान में? सो बैक देन जब हम रिक्रूट हुए थे 2013 में, तो ऐसा कोई लाइसेंस पाकिस्तान में टिल डेट हमारे प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट यू कैन ऑब्टेन लाइसेंस लाइक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वो आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन से वो कहाँ से हैं। तो सिंध से भी वो कुछ हमारे कॉलीग्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है कराची बेस्ड थे, इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। 1-2 कॉलीग्स ने लेट ऑब्टेन किए थे। बट मोर रिसेंटली नाउ ये है कि इसको एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से वो लाइसेंस इशू कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट के बेस्ड ऑन एग्जाम या कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग फ्रॉम AKU दे इशू ए काइंड ऑफ लाइसेंस, वर्क परमिट काइंड ऑफ लाइसेंस थिंग, जो इवॉल्व हो रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है और इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि मोर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स इनमें ट्रेनिंग वगैरह के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो नाउ दे हैव काइंड ऑफ लाइसेंस व्हिच इज एक्सेप्टेड इवन अब्रॉड इन UAE एंड अदर एरियाज। सो जब मैं UAE में था तो आप वहाँ काम कर रहे थे, तो वहाँ आपके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है जब आप वहाँ मूव करते हो? तो UAE के लिए आई थिंक इवन दैट्स हार्डर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग UK एंड US कैनेडा, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर हैं डॉक्यूमेंटेशंस के इस मामले में। आपको पूरा एक PSP पूरा प्रोसेस करना होता है। आपके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको वो वेरीफाई करते हैं थ्रू प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन, जो कि उनका डेटा फ्लो है। और इसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं स्पेसिफिक, अगेन इन न्यूरो फिजियोलॉजी दे हैव गॉट डिफरेंट टाइटल्स, दे आर मोर काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे हैव,
तो ये होता है कि उन्होंने जैसे आप हमारे न्यूरोफिजियोलॉजी में जैसे ईईजी एक एरिया है, देन ईएमजी एक एरिया है, स्लीप डिसऑर्डर्स का एक एरिया है, तो आप किस फील्ड में स्पेसिफिकली जा रहे हैं. सो यू डोंट हैव देयर ऑल न्यूरोफिजियोलॉजी सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. आई मीन, तो हो सकता है किसी में 2 हों, किसी में 3 हो, तो इसकी बेस पे आपको स्पेसिफिकली आपको कह रहे हैं कि डू यू वांट टू हैव इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट लाइसेंस इन neurophysiology, specifically EEG related or EMG related. So mine was, I was holding 2 licenses, one from Abu Dhabi. Back then it used to be hard, but recently they have changed department of LDOH. And then I used, I had license from Dubai Healthcare Authority as well. So in Dubai I had electro-neurodiagnostic technologist license, and from Abu Dhabi I had neurodiagnostic technologist license specific in EEG. अच्छा, और जो जो सर्विसेज आप वहाँ पे मुहैया करते हैं वो सब उसमें इंक्लूड होती है, या जिस जो लाइसेंस के अंदर होती है वहीं आप काम कर सकते हैं? It is again internal kind of setting. It should be specifically that area, but ये है कि वो आपको लाइसेंस एक obtain करने के लिए कुछ requirements होती हैं, इस वजह से वो आपको देते हैं. But back in the department, whatever the services you have, so we used to have their own services, including like other areas जो कि मेरा license specifically उनके लिए नहीं था, but we were practicing there all, and we were eligible. Since you knew it and you had training in that one. Yeah. तो उसके बाद भाई जब यूके मूव हुए तो यहाँ कौन सा लाइसेंस होता है, यहाँ किस लाइसेंस पे आप काम करते हो? तो यूएई से यहाँ मूव होने के लिए अगेन इट इज़ डिफरेंट फॉर पीपल, एंड अगेन डिफरेंट एज पर द हॉस्पिटल सेटिंग्स हियर इन द यूके. तो लाइक आई हैव 4 अमेरिकन बोर्ड्स, डिफरेंट क्रेडेंशियल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी. लाइक एब्रेड, इन एब्रेड में भी 2 हैं, जैसे मेरे पास ईईजी है, एंड देन इवोक्ड पोटेंशियल्स के नाम से एक और सर्विस है, मोर काइंड ऑफ एक्सटेंसिव एरिया. And then I have another board from America that's again in sleep disorders. और फिर मेरे पास एक और board है American जो कि neuroconduction studies से related है. So I had all that 4 credentials, and UAE से यहाँ move होने के लिए वो अक्सर जो applicants होते हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपका experience क्या है, international experience कितना है, आपके basic credentials क्या हैं, या आपकी degree क्या है. And on top of that, they ask for IELTS as well, जो कि एक तरह से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं. In my case, that was different, in a sense कि मुझे जिस हॉस्पिटल से ऑफर आया हुआ था, जस्ट US जो मुझे इशू हुआ था, they just considered my masters in English literature जो डिग्री है, that was equivalent. तो मैंने सिर्फ वो डिग्री कन्वर्ट की. दैट इज़ यहाँ एक उनकी एक सर्विस है जो कि आपके डिग्रीज़ को या डिफरेंट कंट्री से जो क्रेडेंशियल्स होते हैं इनको वो कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो इक्विवेलेंट यूके की क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस कैटेगरी में वो कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए. तो दे जस्ट कंसिडर दैट काइंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिग्री फॉर लाइक जस्ट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ IELTS. सो आई डिडंट हैव टू डू IELTS. Or I got that COS, and then I moved here, and they didn't ask me for the license because again in the UK it's more or less like Pakistan. It's more voluntary kind of thing, or more optional kind of thing for us in our area to practice. तो मुझसे नहीं पूछा, वो requirement भी नहीं थी. But when I moved here, and after working for 3-4 months in that hospital where I first moved, तो आई जस्ट अप्लाइड. तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा इसको डेवलप किया, लेकिन मेन जो स्टिल जो हम प्रैक्टिसिंग एक तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, वो स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं है लाइक नर्सेज, बट इट्स अ काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन विद दैट बोर्ड which is RCCP. So registration clinical neurophysiology kind of council या प्रोग्राम जो है उसके साथ आपको रजिस्टर्ड होना होता है, उसकी फ़ी पे करनी होती है, और वो 1 ईयर के लिए आपको एक तरह से रजिस्ट्रेशन, जो कि यू आर मोर काइंड ऑफ लीगली प्रैक्टिसिंग थिंग्स इन द UK. Though you are not bound, there are many hospitals, I think more than 80% of the hospitals don't ask you to go with that, but it is something an additional kind of plus point for you to practice in neurophysiology with that kind of registration. So पाकिस्तान से कोई अगर न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ के आता है तो डायरेक्ट यूके आके प्रैक्टिस कर सकता है, इफ उसको जॉब मिल जाए तो लाइसेंस कोई नीड नहीं है एज सच? There is no specific license required, that's true. But depends upon hospital होगा मेरे ख्याल से. Depends upon, even most of the hospitals they would not, because they just want to go with each and every kind of bits of the things of processes. So they wouldn't be like कि एक वहाँ किसी बंदे को इंटरनेशनल किसी कैंडिडेट को उठा रहे हैं, वो इन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे. But if they know good enough about you, and the hospital, the department, or the manager, the interviewer are really satisfied with you, they would just go with it, and skipping a lot of things as well. Okay, we want this person and he's like meeting that all criteria what we have. तो इस बेस पे वो आपको कर सकते हैं, लेकिन most of the hospitals they ask for IELTS on top of that all credentials and experiences you have. The more you have experience, the higher the chances
get the opportunity. But yes, one can even move from Pakistan as well. But it is more, it's not about kind of professional क्या hiring process, लेकिन ये more ये है कि हम जिस country से आ रहे हैं उस country के specific इसको देख रहे होते हैं कि वहाँ से या किसी इस तरह के मुल्क से किसी कैंडिडेट को उठाना कितना रिस्की हो सकता है. तो वो प्रोसेसेस के थिंग्स को सोच रहे होते हैं, नॉट के वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे हैं. रिक्वायरमेंट्स तो वो पाकिस्तान हो कोई भी कंट्री हो, ये बेसिक चीज़ें हों तो एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे यूएस का, जैसे आपने ऑपरेट किया है और भी आपने यूएस के लाइसेंसर किया, तो उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ? जैसे आप पाकिस्तान में थे तभी किए थे या आपने? मैंने अपने एक बोर्ड पाकिस्तान से किया था, फिर जो बाकी 3 थे वो मैंने यूएई से किया. उसका फ़ायदा मोर यूएई में होता है. जैसे कनाडा में एक्सेप्टेड हैं, यूएई में वो जो बोर्ड्स होते हैं वो एक तरह से आपके, यूएस में तो वो पूरा एक लाइसेंस कंसिडर होता है, उसकी बेस पे आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो. यू डोंट नीड टू अर्न एनी फर्दर लाइसेंस फॉर दैट. बट उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको रिकॉग्नाइज यूएई में भी किया जाता है. इन दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इन यूएई, दैट यू नीड टू हैव दैट American board, and you have to have that for at least good 2 years. Then that would be considered as license or kind of a credential to practice in that area. यहाँ पे भी इसको consider करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो कोई वाकई में रिक्वायरमेंट है या इसको कोई वेरीफाई करके या इस तरह कोई प्रोसेसिंग कुछ नहीं करते हैं. They just accept that copies and then whatever you mention in your CV, the basic जो process है. लेकिन definitely to process for UAE and lot of other countries including US and Canada, they really acknowledge that kind of credential. So पाकिस्तान में जैसे कि आपने खान से पढ़ा न्यूरो फिजियोलॉजी में 2 साल की ना डिग्री, मतलब कोर्स किया, तो इसके अलावा कहाँ से आप यही डिग्री या ये कोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान में न्यूरो फिजियोलॉजी में? तो पाकिस्तान में जैसे हमने कहा कि ये थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है. बैक देन ये ओनली ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से ये होता था, ट्रेनिंग एक तरह से 4 ईयर थी ना, वो 2 इयर्स की जो बैक देन थी, लेकिन अब इन्होंने पूरा एक 4 ईयर की BS डिग्री वो करवा दी. और शिफा ने भी मेरा, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से ये करवा रहे हैं. आई बिलीव मोर रिसेंटली लाहौर में भी एक इंस्टीट्यूट है शायद, LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक न्यूरो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको वो क्योंकि वहाँ इन लोगों ने न्यूरो साइंस का एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, तो उसके अंदर भी ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से ऑफर कर रहे हैं. एंड आई बिलीव वन अदर हॉस्पिटल इज हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अयूब मेडिकल कॉलेज इन पेशावर, दे आल्सो ऑफर दिस डिग्री इन न्यूरो फिजियोलॉजी BS 4 ईयर्स की. तो एक तरह से ये एक BS न्यूरो फिजियोलॉजी 4 ईयर्स की एक डिग्री हो गई ये प्रॉपर, जो कि वर्ल्डली एक्सेप्टेड. ओके ग्रेट. सो आपने अपने करियर में, जैसे आपने यूएई में भी काम किया, यूके में भी काम किया, अपने करियर में देखा कि आप एक यूके के अलावा भी जैसे ज़ियाउद्दीन या कहीं और से भी आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, बाहर आ सकते हैं वो लोग या आ रहे हैं? एग्जैक्टली बल्कि हमसे पहले पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे, जैसे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ के हमारे जो स्टाफ हैं, कॉलीग्स हैं, वो तकरीबन, हम तो ब्रांच आउट हो गए हैं, वो कनाडा में, US, ऑस्ट्रेलिया में हैं. सो इट्स नॉट ओनली AKU. आई बिलीव AKU इज़ मोर इन अ सेंस कि वो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस AKU गिव्स यू, you may not just have that in any other institutions in Pakistan. But again it's more kind of now ये सोशल मीडिया और वो इंटरनेट का वो है, तो लोगों में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुकी है. तो मेरे ख्याल से तकरीबन बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हमने देखा हुआ कि हमारे कॉलीग्स इधर भी हैं, UAE में तो हैं, गल्फ में तो ऑलमोस्ट हैं, ज़्यादा ही हैं, लेकिन वो आ रहे हैं. लेकिन वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो AKU में जिस तरह से वो है, वो इसलिए है कि AKU के कुछ ज़्यादा ही कॉलीग्स बाहर हैं, तो वो इनको जो इन्फॉर्मेशन पीछे जो हैं वो प्रोसेस में जो हैं उनको जो मिल रही है वो कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स वो ज़्यादा है. तो इसलिए शायद AKU के लोगों के लिए प्रोसेस करना या समटाइम्स रेफरेंस भी कहीं कुछ ऐसी जगहों पे कंसिडर होती हैं, तो इसलिए उनके लिए शायद ये थोड़ा सा मोर ईजी है कंपेयर टू अदर kind of institutes या people who are coming from other kind of places. सही. सो पाकिस्तान से कहीं भी से भी ये डिग्री और कोर्स करें तो बाहर आ सकते हैं, मतलब UAE और UK आ सकते हैं? एग्जैक्टली आ सकते हैं. थोड़ा ईजी ये है कि मूव आउट UAE में दुबई हो, अबू धाबी हो या कोई भी गल्फ रीजन हो या सऊदी हो, थोड़ा सा ईजी इसलिए है कि वो उन लोगों को बंदे चाहिए इसलिए होते हैं कि उनके अपने इतने वो नहीं है, आज दिन तक अपने लोग के लिए इतना इस प्रोफेशन में नहीं आती, में नर्सिंग में भी नहीं आते हैं, आपको बेहतर आइडिया है. तो वो क्या करते हैं, ज़ाहिर यहाँ US से या UK से या कोई यूरोपियन कंट्री से वो हायर करेंगे, तो वो ज़ाहिर है यहाँ की इकनॉमी के हिसाब से ही वो ज़ाहिर डिमांड करेंगे जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ज़ाहिर है फिर वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस तरह के नेबरिंग कंट्रीज़ या फिलिपीन वगैरह से ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि वहाँ से आ जाएँ, क्योंकि वो उनका फिर इकनॉमिक जो वो देख लेते हैं, तो इवन लिटिल मार्जिन भी वहाँ यहाँ के कंपेयर, लोगों के कंपेयर वो ऑफर करें, दे ईज़िली एक्सेप्ट दैट. सो इट्स मोर ईजी फॉर देम टू हायर
एंड इट्स मोर इजी फॉर द पीपल हु आर गोइंग देयर। तो वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये होता है कि डायरेक्ट यहाँ आने के बजाय लोग मूव करते हैं यूएई या इस तरह के गल्फ रीजन्स में, किसी कंट्री में, वहाँ कुछ स्टे करते हैं, एंड देन दे डेफिनेटली जब वंस इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाए, उनको पता होता है कि क्या क्या प्रोसेस हैं, तो वो दे जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि किस तरह से आगे मूव होना है और कहाँ जाना है, तो दे जस्ट डू इट देयर। दैट मीन्स इस डिग्री का या इस कोर्स का डिमांड है दुनिया में, यहाँ पे भी, यूके में भी और यूएई में भी? I believe neurophysiology is one of the most demanding fields and areas, I would say. मैं इसको रेडियोलॉजी से कंपेयर करूँ, other than क्या नाम है, कार्डियोलॉजी और या ये है कि न्यूक्लियर मेडिसिन, देयर हैज़ अ चार्म, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में इतने फीमेल वगैरह कुछ ज़ाहिर है उनकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की वजह से इतने नहीं इंटर होते हैं। सो आई थिंक न्यूरोफिजियोलॉजी से न्यूक्लियर मेडिसिन के अलावा बाकी तकरीबन इतनी डिमांडिंग कोई फील्ड नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द, आई डोंट थिंक एक न्यूरोफिजियोलॉजी का कोई, चाहे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, अदर एरियाज़ में न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं, एंड देन यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए कंसल्टेंट एज वेल इन द यूके पर्टिकुलरली। तो उनके लिए मेरे ख्याल से जॉब सर्च आउट करना, एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट स्किल्स और यू आर कॉन्फिडेंट, आपको काम आता है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स। तो आपको क्या लगता है, आप इसके अलावा कोई और डिग्री करते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते थे? व्हाट डू यू थिंक, इट्स इजी पाथ टू कम टू गो अब्रॉड? दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से नौमान भाई। एक ये है कि आपके गोल्स क्या हैं। एक ये होता है कि हमारा एक पाकिस्तान की जो या बैक होम कंट्री की सिचुएशन को देख के आप जस्ट मूव आउट होना चाह रहे हैं, ये सोच के, बट लिविंग अब्रॉड और गोइंग अब्रॉड डजंट मीन कि यू गॉट दैट एवरीथिंग। ज़ाहिर है हम अपने इसको देख लें तो वी गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हम बाहर मूव होते हैं, बट ये है कि डिपेंड करता है। आप, हो सकता है मैं अपनी फील्ड में होता जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था न्यूरोफिजियोलॉजी से पहले, और आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज अर्निंग गुड मनी बैक देन, मैं कुछ और वे में आगे जाता। लेकिन आई थिंक इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट मेडिकल, खासकर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, जिसमें बंदा ट्रेनिंग किसी भी कंट्री से ले ले, वो ईजीली मूव अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसके लिए इतने लोग नहीं हैं इस फील्ड में, डिमांड नहीं है जैसे आपने पहले कहा। एग्जैक्टली इसलिए इतने लोग नहीं है, तो बंदा अगर विलिंगली अपने जो वो पर्सनल लाइफ की चीज़ों को देख के मूव होने के लिए रेडी हो जाए, आई डोंट थिंक इट वुड टेक देम मोर देन अ ईयर और सो। विद इन अ ईयर वन कैन मूव टू एनी प्लेस। लाइक if I want to move to any other place, even in the current situation, I'm so confident I can find opportunity within a year, kind of within, not a year, within months kind of time, and I can move to any place. It's like a visa around the world. It's kind of like that, yeah. तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल होता अगर किसी और फील्ड में होता compared to this, लेकिन it is again a kind of a struggle. It's not like that you just thought to move and then you moved. It's not like that. You had that information, you collected information in one way or the other. किसी में आपके कॉलीग्स ने हेल्प की, किसी ने, आपने खुद स्ट्रगल किया, कुछ एग्ज़ाम्स पास किए, कुछ मतलब हर इसके हिसाब से आपने अपना जहन बनाया, एंड देन इंटरव्यूज़। डेफिनेटली इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको कोई ऐसे ही हायर करें। यू नीड टू शो दैट ऑल स्किल्स जो इस डिग्री के हिसाब से आपसे एक्सपेक्टेड हैं। सो या इट इज़ ए काइंड ऑफ स्ट्रगल, बट आफ्टर some experience in this field, like I have been in this field for more than 10 years now. So you know, like, what would be the expected questions, how would be the process, and what you need to do. So I think it becomes more easy once you move out from your origin or from the first place. Then it becomes kind of easy to move and from next to next place. Okay. So आप encourage करेंगे यूथ को जो अभी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में है, इंटर में है या बीएससी कर रहे हैं, और स्पेशली गर्ल्स को, कि is it a good profession for them? Or plus, is it safe for them working abroad in this profession? As far as my experience, it's safe out there in Pakistan के अलावा हर जगह, पाकिस्तान में भी सेफ है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि लड़कियों को, लड़कों को इस फील्ड में आना चाहिए? एब्सोल्युटली। इसलिए भी कि हमारी फील्ड में कोई ऐसा कोई रिस्क वाली कोई चीज़ें, दोनों मेल फीमेल के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। इट्स कम्प्लीटली रिस्क फ्री। एंड देन रिस्क फ्री का मतलब ये है कि यहाँ कोई एक्सपोज नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते हो आप लोग, मकसद ये एग्जैक्टली कंपेयर टू रेडियोलॉजी में आप रेज से एक्सपोज हो जाते हो, उस रिस्क की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई जेंडर वाइज कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। डेफिनेटली नेचर ऑफ वर्क, बिकॉज न्यूरोफिजियोलॉजी इज काइंड ऑफ इवॉल्विंग बिग साइंस, इट्स नॉट लाइक जस्ट वन एरिया और टू एरियाज। तो इसमें कई एक एरियाज हैं।
अलबत्ता शिफ्टिंग वगैरह के लिए अगर कोई मैनेज लड़कियों के लिए कभी कभार फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, जो कि मेरे ख्याल से हेल्थ केयर में आ जाएं, जिस भी एरिया में आ जाएं, वो तो पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ जॉब होता है। तो अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड टू अगेन बैक होम ये नहीं है कि लाइक नर्सिस और लाइक अदर डिपार्टमेंट्स के वो इतने सारे एक साथ रिक्रूट करें। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स के इस पर शायद काम करना हो कि ज़्यादा लोग रिक्रूट करें। तो फिर इसमें लोग अब ये है कि AKU जैसे इंस्टीट्यूट से हार्डली मेरे ख्याल से टिल डेट व्हेन वी वर देयर, इवन टिल डेट दे डोंट रिक्रूट मोर देन 5 or 6 people in a year, which is not good enough। और वो लोग मतलब पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं होते। वो अपने नीड के हिसाब से कर रहा है, वो अपने नीड के हिसाब से कर रहे हैं, रादर कि वो इंटरनेशनली इसको कितनी एक रिकॉग्निशन है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। एक अपॉर्चुनिटी है, वैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ना भी मिले तो आप लोग ज़ियाउद्दीन है, कहीं और से भी कर सकते हो। बट अगेन वही ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाली चीज़ें और फिर स्पेसिफिकली पेइंग फॉर इट, two different things. In AKU, like when it's on the job training, you have that clinical exposure, which is more than good. I mean, वो जो असल डिग्री है उससे कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होती है। Plus you don't have to pay anything. Plus you are paid instead, कि आपको स्टाइपेंड पे होती है। तो वो क्लिनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी मेरे ख्याल से मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें अगर सिर्फ थ्योरी बेस पे जाएं और क्लिनिकल एक्सपोजर आपका नहीं हो, इट इज़ लेस लाइकली कि आप इसको कवर कर सकें। और जो स्टडी के टाइम पे जो आपका ब्रेन होता है, जितना फ्रेश आप चीज़ों को जिस इसके साथ कर रहे होते हैं, जिस्तजू के साथ, वो चीज़ शायद पोस्ट ट्रेनिंग आप फिर क्लिनिकल इसमें अलग से जाते हैं। जैसे हमारे ज़ियाउद्दीन के और कई एक कॉलीग्स हैं जो कि पढ़ाई अलग से की, उस दौरान उनको इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिला, बट अब इस क्लिनिकल एक्सपोजर को कवर करने के लिए वो जाके काम करने लगे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर अप्रोच एंड देन द वंस हु आर ऑलरेडी इन दैट एरिया एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स। तो वो एक अप्रोच वो हो जाती है। तो आई थिंक फॉर दैट डिग्री के बाद फिर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन इसको इस तरह नहीं कवर किया जाता। आई डोंट नो, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी और समथिंग कि आप जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई भी हो रही है, एट द सेम टाइम आप काम भी कर रहे हैं, देन यू कैन कनेक्ट इट वेरी इजीली, रादर कि आपने एक जस्ट डिग्री की कोई इस तरह की कोई एक्सपोजर आपको क्लिनिकली नहीं मिला कुछ भी, और फिर आप इसको अलग से आप जाके पेशेंट्स देख रहे हैं या डिफरेंट एरियाज में, बिकॉज इट नीड्स टाइम। Over 2 years kind of time or training or more than that, if you work in one institute, you see a lot of different cases in all areas, and that helps you a lot to learn and to develop your skill and knowing the things कि आपने क्या करना है आगे जाके। और जैसे आपने कहा कि यूके में वो ज़्यादातर देखते हैं आप काम आता है नहीं आता, वो देखते हैं instead of वो डिग्रीज और वो लाइसेंस। My degrees are so far like just for their reason they asked me to convert my English literature degree to that, just for equivalent kind of degree equivalence की report के लिए। Otherwise they never asked for my original degrees, okay just show us do you really have these or not। No, I mean अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, अब तो आप अपनी डिग्री की कॉपियाँ भेज देते हैं तो वहाँ सीरियल नंबर जाके उनकी वेबसाइट पे पुट कर लेते हैं, तो आपको सारा कुछ, जैसे खासकर अमेरिकन वाले जो हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें जो आपका सिर्फ वो एक्सपायर्ड है या वाकई में है नहीं है, सो इट्स ईजी आई थिंक टू इसको वेरीफाई करना। लेकिन बैक होम जो हमारी डिग्रीज हैं वो तो फिर पूरे प्रोसेस के थ्रू ही वेरीफाई होना है, विच इज़ नॉट द केस इन द यूके टू बी ऑनेस्ट। दे आस्क यू टू गो विथ फर्दर काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स इन द यूके, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, लाइक आई एम इन प्रोसेस ऑफ माई PhD। वो एक अलग से यहाँ पे वो है, शायद वो डिटेल अगर पूछें तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, बट दे डोंट आस्क लाइक कि आप बैकग्राउंड में आपके पास कितने क्रेडेंशियल्स हैं, उनको किस तरह वेरीफाई करना है कि वो वाकई में उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं, रादर दे जस्ट गो विद योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि चित्राल से आए हो टिल अभी आप यूके आए हो, सो आप क्या लाइफ में क्या डिफरेंस देखते हो आप? डू यू थिंक कि आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ या नहीं? इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, और मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो फाइनेंशियली अभी आप डू यू फील कॉन्फिडेंट नाउ इस जर्नी के थ्रू, अगर आप बताना चाहो तो? डिफरेंस तो होता ही है, आप जब गांव से टाउन आ जाते हैं, टाउन से सिटी आ जाते हैं, तो जाहिर है हर जगह की अपनी एक अलग सी स्टोरी होती है। You miss a lot of things for the sake of like in order to gain something, like you definitely miss a lot of other things, जो कि आप फैमिली लाइफ हो या जो कोई ओकेजन्स हो या जो भी हो। डिफरेंस तो होता है। कीमत कितनी मिल रही है? उसकी कीमत मैं तो कहूँगा कि अब ये मैं थोड़ा सा इस तरह के अक्सर बेशतर नॉर्मल भी लोगों से बात करते हुए कह देता हूँ कि नो, आई मीन वी डू सेक्रीफाइस
you don't see day even like daylight. लेकिन फिर वो लोग इस तरह से ले रहे होते हैं कि फिर यूके में क्या कर रहे हो भाई, अगर ये सब चीज़ें वापस ही आ जाओ, which is not like something कि उसका मकसद ये नहीं होता है. जिंदगी में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है ना, कुछ आपने देना होता है फिर कुछ लेना होता है. तो इट इज़ मोर और लेस काइंड ऑफ इक्वल काइंड ऑफ थिंग. मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सिबलिंग्स हैं या मेरे कॉलीग्स हैं वो बैक होम अपने फैमिलीज़ के साथ हैं, दे आर मैनेजिंग फाइनेंशियली, वो हो सकता है इतने स्टेबल नहीं हो, बट इन लॉट ऑफ अदर एरियाज वो मुझसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको अपने गांव के लोगों से लेके, फैमिली से लेके, रिश्तेदारों से लेके, गमी खुशी हर चीज़ में उनकी प्रेजेंस है. एंड पीपल नो मोर अबाउट देम एंड नो देम कंपेयर टू मी. मैं कोई एक इंसिडेंट या कोई गमी खुशी के मौके पे मैं जाता हूँ, ओनली 5% ऑफ द पीपल नो मी, रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट देयर for my family because they know them. Relevant नहीं होते हैं. और आपको फिर वहाँ जाके एक स्केयर से हो जाते हो कि भाई am I fit to this environment, am I fit for this or not. तो वो एक चीज़ बाहर के ही हो जाते हो. लेकिन yes, financial stability की बात है तो I didn't move to UK for that reason. Rather it was a good opportunity in the UAE, क्योंकि मेरी जो पे थी बहुत अच्छी थी, और मैं जब UK आया तो एक तो टैक्स है और दूसरा ये कि ओवरऑल भी पे उसके UAE जैसे नहीं है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई पे है UAE की. So I came here mainly for two reasons. Not settling here, that is one of the genuine reasons for people to come over here, and within 5 years they would get passport and so वो यहाँ से एक generation उनकी चलेगी, which is not the case with me personally. I'm not obsessed with the passport or so. I may move back to my home country or to other place at some point. But one of the reasons or may go to another country. Who knows? One of the general reasons I moved here is because I knew there are opportunities to improve your skill and to learn more things. And this is one of the things I mentioned earlier कि मैंने मतलब 2 साल अपने आप को थोड़ा सा वो किया, अपने इसमें मैंने वर्कअप किया, और मुझे लगा कि am I really eligible for this and that degree further studies. तो जाहिर है फिर माइंड बनाना हमारी एज में आकर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप फिर से दोबारा एक ट्रेनिंग की तरह काम करने लग जाओ, फिर से चीज़ें सीखने लग जाओ, और आपका ब्रेन भी इस तरह से नहीं फंक्शन करता. बट द गुड थिंग अबाउट UK इज़ दे अप्रिशिएट इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ पोजेसिवनेस और दैट काइंड ऑफ वो एक जस्तजू है कि आपको मज़ीद लर्न करने, डिग्री या क्रेडेंशियल्स अर्न करने की. दे रियली सपोर्ट यू हैप्पीली एंड दे ऑफर देयर सपोर्ट्स फाइनेंशियली भी, और जो कुछ आपको चाहिए होता है. सो in that sense, I'm so lucky in the hospital or in the trust where I'm working in. उसमें बहुत moral support मिल रहा है, and they encourage me to go with that degree, जो कि एक higher level है. I would become a consultant if I complete that degree, and I would be a PhD scholar kind of. Right. So that's the best thing about UK. और मेरे ख्याल से it's not about only me, और वो मेरे ख्याल से सबको वो इस तरह के उनके ट्रस्ट में ऑफर कर रहे हैं. नाइस. अच्छा, मेरा इससे पहला जो सवाल था उसमें जो मैं पूछना चाह रहा था तो वो मुझे मिला नहीं. मैं एक और दफ़ा पूछता हूँ, क्योंकि मेरे जो वीडियोस देखते हैं ना वो देखते हैं जो कि मतलब बाहर आना चाहते हैं, या अभी मैट्रिक में, इंटर में क्या करें क्या नहीं करें, उन लेवल उनका ये सवाल स्पेसिफिकली होता है कि आप पैसे कितने कमाते हो, सही कमाते हो या नहीं कमाते हो, क्योंकि उनके पास वो फैमिली या जो आप कह रहे हो सब तो है, व्हाट दे नीड इज मनी. तो आप स्पेसिफिकली हमें बताओ तो पैसे सही मिल रहे नहीं मिल रहे यहाँ भी और यूएई में. नहीं, यूएई में पैसे की अगेन वही बात है ना. अब मैं आप हमें पैसे का बताएं. AKU से मैं ज़ियाउद्दीन मूव हुआ था तो मैं अपनी सैलरी के थ्राइस इस पे गया था, ट्रिपल पे, which was a good huge margin in Pakistan, like 35,000 at AKU when I was working there back in 2012 or 13, जो कि मैं जब ज़ियाउद्दीन किया तो मैं लाख प्लस में गया. एंड एट द सेम टाइम आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अदर प्लेसेस, क्योंकि AKU में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते, बट ज़ियाउद्दीन में वो केस नहीं था. सो आई वाज वर्किंग विद JPMC एज वेल एज लाइक जस्ट 2 days 3 hours, और इसका मुझे AKU की पे से ज़्यादा मुझे दे देते थे for 2 days and 3 hours. So which is very nice. 1 लाख अगर आप कमा रहे हो पाकिस्तान, which is a good very nice amount. I think yeah, but एक इंसान की वो रहती है ना कि आप कभी you are never satisfied. But as overall other degrees से compare करके ना, वरना other degrees में they struggle to find a job. I think I was earning my average monthly earning in Pakistan when I left was 1,70,000. Wow, because I used to do private kind of sleep disorder clinics as well, like PSGs I used to perform, and I used to charge for one night like 10,000 or 8,000. I don't exactly remember. So वो एक अलग चीज़ है. पैसे कमाने के लिए आप 10 ways निकाल लेते हो, और जितना आप काम करो इस हिसाब से आपको इस तरह मिल जाता है. फिर UAE गया, जाहिर है पाकिस्तान के अमाउंट का डबल ट्रिपल से ज़्यादा था, तब जाके UAE में चला गया. और फिर UAE से इधर जैसे मैंने कहा पैसे के लिए नहीं आए, लेकिन
here the good thing is they don't bound you again. They just ask you for that specific like 37.5 hours or 38 hours weekly, और इसके बाद you are free to work anywhere and you feel honored, और बल्कि आप खुल के बताते हो नेक्स्ट डे डिपार्टमेंट में जाके कि भाई मैं कल वहाँ लोकम करने गया हुआ था, कल यहाँ मैं मेरी क्लिनिक थी या जो भी था. तो they don't feel like आप अपना आपका काम तो यहाँ होना चाहिए. No, so they give you opportunity. So I mean I work with 3 more hospitals in the UK. I work with the London clinic, I work with Sleep and Health clinic, I work as private, and I work with agencies. So it depends कि how you manage your time. So kind of freedom है यहाँ पे, freedom. Once you do your work, then you are free freedom to do yes. elsewhere. I mean you can earn money. I mean not in billion, जितनी आपकी अमाउंट ऊपर जाएगी इस तरह से टैक्सेस होंगे, but like somehow if you want to earn money you can do. ये नहीं है कि हमारे फील्ड में इतना वो नहीं है, बेहतर है. So financially speaking आपने जाहिर है आपने ग्रो किया, तो आपने फिर उसका अपने फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ा, या डिड यू डू समथिंग? मैं थोड़ा सा रिलीजियस इस पे वो हूँ, थोड़ा इस माइंड सेट का भी बंदा हूँ. तो ये है कि जो बंदा अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करे, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मेरे ख्याल से यही कहते हैं इंग्लिश में. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन जो घर में अपने इमीडिएट फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बाहर आना भी चाहिए, या वो पूरा कट ऑफ हो के रिश्तेदारों से, घर वालों से कि नहीं मेरी लाइफ है, एवरीवन शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरे ख्याल से शायद बहुत कम लोग होंगे इस तरह की अप्रोच होगी. सो येस आई वुड से कि मेरे काफ़ी सारे सिबलिंग्स हैं, छोटे हैं मेरे से, तो उन सब की पढ़ाई में आई बिलीव आई कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. और बैक होम भी जितना मुझे लग रहा है कि जो मैं देख रहा होता हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है जो गांव में भी देखूँ या सिटीज़ में देखूँ, और फिर डेफिनेटली लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि हम काउंट नहीं कर रहे थे, जैसे घर लेना या कोई ज़मीनें लेना या कोई और इन्वेस्टमेंट करना, या किसी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल. व्हेन पीपल लुक अप टू यू, दैट मीन्स दैट्स समथिंग गुड यू डू, राइट. तो येस आई वुड से कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इसका तो 5% भी नहीं होता. तो डेफिनेटली काफ़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, साथ साथ चीज़ें हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ फार बेटर देन एनीवन लिविंग इन पाकिस्तान. ओके ग्रेट. सो अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है या ये इस प्रोफेशन में है और बाहर आना चाहता है, तो वुड यू बी हैप्पी टू हेल्प देम? इज़ इट ओके इफ़ दे कॉन्टेक्ट यू? I think I am one of those few people के जो जिनको पसंद है कि वो सुबह शाम बॉदर हों मैं किसी के मैसेजेस से, किसी के से. सो और फिर इंफॉर्मेशन लाइक यू डू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स थैंकफुली. और बिल्कुल आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप किसी की हेल्प आउट कर सकें किसी भी एरिया में. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचें नहीं वो इधर आए क्या होगा, नहीं. एज आई मैंशन के पीपल रियली नीड अस एंड देयर आर ट्रस्ट इन द यूके. मेरे ख्याल से ये हमारे इसमें क्या नाम है स्किल वर्क के वीज़ा के अंदर ये बहुत हाईली डिमांडिंग एक प्रोफेशन है. सो व्हाई वुड नॉट, मैं ज़रूर असिस्ट करूँगा जो भी, और करते हैं हम अपनी कैपेसिटी में, हम कर भी रहे होते हैं. जो इमीडिएट आपके कांटेक्ट में जो लोग होते हैं इनको असिस्ट भी कर रहे होते हैं, उनको चाहे जो भी गाइडेंस हो वो भी कर रहे होते हैं. Back then even we tried to financially assist many of our colleagues जो कि हमसे जितना हो सकता था, but still कर रहे हैं. And I would be more than happy if anyone approaches me and asks me for anything that I can be helpful in. I would surely offer myself. Facebook is a good way to contact you, right? By Facebook. They can drop me a text, Facebook. They can contact me through you, and most of our colleagues, क्योंकि again back from India and Pakistan बहुत limited circle है, तो वो एक दूसरे को अप्रोच करना थ्रू लिंक्डइन मोर प्रोफेशनली, एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. मैं अगर आपको नहीं जानता हूँ, दूसरे आपके डिपार्टमेंट में किसी को जानता हूँ, उसके थ्रू आपको वो कनेक्ट कर सकता हूँ. सो आई थिंक इट्स मोर ईजी वे ऑफ जस्ट कनेक्टिंग पीपल. और इसके नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी जैसे आप पीएचडी कर रहे थे इधर, आई वुड बी हेल्पफुली बिकॉज इन द नेक्स्ट समर उसके एप्लीकेशंस, तो मैं आई एम इन प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग माई एप्लीकेशन फॉर दैट, बिकॉज दे ओनली कंसिडर अगेन लाइक पाकिस्तान फॉर दैट पर्टिकुलर वन. देयर आर 2 स्पेसिफिक डिग्रीज फॉर हायर स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट काइंड ऑफ डिग्री. There's 3 not 3, even more than 3 years, because फिर आपको आपका ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा होता है और साथ साथ आप जॉब भी कर रहे होते हैं और उसकी फे वो आपका ट्रस्ट पे कर रहा होता है. सो दे कंसिडर ओनली 7 people out of 300 kind of applicants.
So it's really tough kind of competition, particularly for those who are coming from different background. उनकी credentials यहाँ के लोगों की compare इतनी वो नहीं होती strong. But I'm so helpful. I have the support, and if I stayed in the UK, I would surely go with that degree, or that would be a doctorate degree. Oh, great. And that's the plan. और इसका मतलब ये नहीं कि बस ये आपने डिग्री कर लिया यहीं जॉब करते रहेंगे, ऐसा नहीं, मतलब ये डेड एंड नहीं है ये आपकी डिग्री और कोर्स. यू हैव मोर ऑप्शंस इसके आगे, और जहाँ और भी अपॉर्चुनिटीज और भी हैं, कहने का मकसद है ना. Exactly. इससे भी आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज हैं. Exactly, and I have to obtain another 2 credentials only in neurophysiology. Again, जैसे back then in 2011 or 12 when we were just getting our training, वो चीज़ें डिफरेंट थी. अब तो साइंटिफिकली चीज़ें टेक्नोलॉजिकली इतनी इवॉल्व हो गई हैं कि आपको वो चीज़ें लर्न करनी है. कई एक डिसऑर्डर्स ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं था, यहाँ आके पता चला कि इस तरह की डिसऑर्डर्स जो है आप एग्जिस्ट करती हैं. तो इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ ए लर्निंग प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो definitely I'm looking for 2 more credentials, to obtain 2 more credentials American boards जो कि हमारे न्यूरोफिजियोलॉजी के एरियाज में हैं, जैसे इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग के नाम से, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के नाम से. तो उन 2 एरियाज में भी अगेन I'm not trying to obtain these credentials for the sake कि इससे मुझे कोई पैसों में ये होगा. It's just something you want to learn for you, and yes, you become more confident, and then you know, like if not here, somewhere else that would be considered at some point. Like I did my master's in English literature knowing that that has nothing to do with me, but I knew at some point it would be helpful for me, and that helped me. Okay. So yeah. Nice. तो एट लास्ट मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. आपने अपना टाइम निकाला, बहुत कीमती टाइम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया. आप और प्लस आप विलिंग थे कि आप हेल्प करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वरना लोग कंफर्टेबल नहीं होते बताने के लिए लोगों से, फिर बाद में लोग उनको तंग करते हैं. इसलिए जो भी रीज़न्स हैं आपने एग्री किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम श्योर आपकी जो नियत है कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, होपफुली इससे किसी की मदद होगी और ये चैन आगे बरकरार रहेगा. मैं जो देखेंगे ये सब, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. कोई और अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं. मैसेज यही है कि जिस भी एरिया में हो कोशिश करो, कंपोस्ट रहो, और ये जल्दी में ना रहो. ये नहीं कि ओवर द नाइट कोई भी चीज़ नहीं होती, टाइम लगता है. आप मेहनत करोगे ज़रूर वो एक्नॉलेज हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और फिर वो मेहनत और वो आपके स्किल्स कहीं ना कहीं आपके काम है. ये नहीं सोचो कि मैं इस एरिया में खामखा लगा हुआ हूँ जिसकी कोई वर्थ नहीं. जस्ट डू योर बेस्ट, स्किल्स लर्न करो चाहे जिस भी एरिया में हो, और ज़रूर वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे. सो डू योर बेस्ट एंड देन leave everything upon God. ओके ग्रेट. और बाकी मैं मुर्तज़ा का FB का और लिंक्डइन का लिंक इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैं शेयर कर दूंगा. इस सब के अलावा मुर्तज़ा के और भी शौक़ हैं जिस पे हमने बात नहीं की है, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर आप कोई शेयर सुनाना चाहते हो तो यू आर नहीं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा किसी और दिन शेयर और म्यूज़िक और ये सब चीज़ें. लेकिन वो आपके फिर पैशन वाली चीज़ें और होती हैं, सबकी अलग से वो है कि हाउ यू एंटरटेन योरसेल्फ. पर्टिकुलरली जैसे हम एक आइसोलेशन वाले इसमें रह रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स अराउंड नहीं है, यार दोस्त इस तरह से नहीं है. सो यू have to have some ways kind of to entertain yourself. So we all do different things. So I think I'm more in music and kind of poetry kind of thing, or writing. I'm also writing a kind of biographical kind of book or novel. So yeah, these are kind of passion related things. Yeah, हो सकता है अगले इसमें किसी hobbies. Yeah. तो अगर आप मुर्तज़ा को फॉलो कर लो, इनको FB पे ढूंढ लो, तो वहाँ शायद आपको कोई शायरी मिल जाएगी. नहीं है, बहुत हैं, वो मिल जाएंगे. वो YouTube पे भी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ फॉलो कर लीजिएगा. और अगेन थैंक यू सो मच, और आप लोगों का भी थैंक यू जिन्होंने ये सब देखा, और आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.